Good morning, everyone. Today we will do newspaper of Indian Express of December 29. वेलकम टू सरकारी। पहला आर्टिकल है पेज नंबर 1 में, दैट इज आफ्टर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट चिल्ड्रंस डेथ इन गैम्बिया ड्यू टू इंडियन सिरप. राइट नाउ Uzbekistan ministry has said that 18 children have died in Samarkand after consuming Indian manufactured syrup Doc 1 Max. तो इसमें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है एथेनिल ग्लाइकोल, बिकॉज द एथेनिल ग्लाइकोल सोल्यूशन इज cheaper than its other ingredients. So sometimes the medicine manufacturing companies uses this ethyl glycol, and due to this in Gambia 70 children had died. और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. तो एथेनिल ग्लाइकोल एक शब्द है जो प्रीलिम्स में आ सकता है. The next article is on page number 9. So in G20 meeting, the priority will be given to talks on nutrition and food security. Further, other priority areas are developing sustainable agriculture, climate change approach, climate smart approach, building inclusive agriculture value chain, food system, technology and digitization of agriculture. तो इसमें इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है यहाँ आर्टिकल में? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च. That's all in this article. Then next article is on page number 12. It talks about the banking sector. How the banking sector is in a better shape than before. So there is a growth in credit in 2021-2022. Further, the credit growth has risen to 10-year high in the end of September 2022, which also includes working capital and also the term loans. A PSB, that is Public Sector Bank, still accounts for 62% of total deposit and 58% of advances of banking sector by end of 2021. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है? दैट इज 14.1% था पहले 2021 में, जो 2022 में 15.7% हो चुका है और अभी तक 16% हो चुका है. इसका मीनिंग होता है कि कैपिटल एडिक्वेसी बैंक, दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जितना कैपिटल है और कितना रिस्क है, RWA जिसको बोलते हैं, उसमें कितना, तो वो ज़्यादा हो गया है. फॉर द नॉन परफॉर्मिंग लोन है वो 11% था 2017 में, वो घट करके 5% हो गया है 2022 में. तो दिस शोज दैट द बैंकिंग सेक्टर इज इन बेटर शेप. लेकिन अभी भी जो इशू है वो है फूड सिक्योरिटी का, एनर्जी सिक्योरिटी का, जियो पॉलिटिक्स कंसर्न, कोविड रिलेटेड स्ट्रेस, और जो बैड लोन है, अगर ये रहता है तो लॉन्ग टर्म में दिक्कत आ सकता है बैंकिंग सेक्टर को. देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द चाइनीज मॉडल. तो इसमें 3-4 पॉइंट है दैट शुड बी रिमेम्बर्ड. फर्स्ट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो चाइना में मॉडल था, पहला पॉइंट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब कि जो लीडरशिप था चाइना में वो पॉलिट ब्यूरो में चुन के आता, और साथ ही साथ शी वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द मेंबर्स ऑफ द पॉलिट ब्यूरो. इसको बोलते थे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो रिप्लेस कर दिया गया है अंडर शी जिनपिंग, और ही इज द सुप्रीम रूलर ऑफ द चाइना अभी हो चुका है. तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी
पहले था, अभी ख़त्म हो चुका है, और अभी शी जिनपिंग सुप्रीम रूलर है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है कि पार्टी स्टेट कैपिटलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट कैपिटलिज्म। स्टेट कैपिटलिज्म मतलब होता है कि स्टेट विल इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन द कैपिटल मार्केट ऑफ द कंट्री। लेकिन पार्टी स्टेट मतलब होता है एक ही पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसी का ही सरकार है, उसी का ही असर, ऑपोजिशन तो है भी नहीं, और साथ ही साथ जो भी बिजनेस मॉडल होगा चाइना में दैट विल डिपेंड ऑन द पार्टी इटसेल्फ। तो स्टेट पार्टी कैपिटलिज्म, पार्टी स्टेट कैपिटलिज्म वही। कैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कम्युनिटी पार्टी अथॉरिटी ओवर द फर्म्स, ये है पार्टी स्टेट कैपिटलिज्म का पहला क्रूशियल पॉइंट। दूसरा कि जो भी कॉर्पोरेट बोर्ड में होगा वो दे विल बी मेंबर ऑफ द पार्टी शेल एंड दे विल बी अपॉइंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर। तीसरा पॉइंट है कि द इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टी अमंग द प्राइवेट सेक्टर। तो ये 3 पॉइंट है जो पार्टी स्टेट कैपिटलिज्म को कन्फर्म करता है, और ज़रूरत नहीं है इसमें। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये कहता है कि हम लोग ऑलरेडी पार कर चुके हैं 1.1 डिग्री सेल्सियस। वर्ल्ड हैज़ ऑलरेडी वार्म्ड बाई मोर देन 1.1 डिग्री सेल्सियस, और बाई 2022 इट विल बी अराउंड 1.15 डिग्री सेल्सियस, वार्मर दैन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। तो जो 1.5 का टारगेट है कि वी नीड टू मतलब रोकना है, मतलब पूरा जो वर्ल्ड का जो भी क्लाइमेट है उसको बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क को ब्रीच नहीं करने देना चाहिए। जैसे हम लोग ब्रीच करेंगे कि नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है कि वी आर मोर अकाउंटेबल, मोर कॉशियस रिगार्डिंग द यूज ऑफ ग्रीन क्लाइमेट सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें लिखा हुआ है कि वर्ल्ड विल हैव टू take on certain measures to so that the temperature does not breach 1.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें भी कहा है कि हम लोग मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि डेटा बताता है कि क्लाइमेट डिजास्टर हैव इंक्रीज्ड 5-fold, मतलब 5 गुना ज़्यादा ना फ्रॉम 1979 टू 2019, लेकिन नंबर ऑफ ह्यूमन लाइफ्स लॉस्ट इज डिक्लाइनिंग बाई 70%। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन टेक्नोलॉजिकल लीव्स एंड बाउंड्स, फर्दर अर्ली वार्निंग सिस्टम ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट इज वी आर मोर फोकसिंग ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी के कारण डिजास्टर रिलेटेड डेथ कम हुआ है। फर्दर जो दूसरा जो पॉइंट है कि डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन डिमांडिंग द एडेप्टेशन फंड to finance their resources into climate resilient infrastructure and also the climate friendly energy, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया अभी तक में। फर्दर नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रॉम मेंस एंड ऑल्सो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो अभी क्या बॉर्डर इशू है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, ये आर्टिकल कहना चाह रहा है। तो ये ओवरऑल मैं समझाऊंगा ना सिंपल वे कि डिस्प्यूट क्या है। डिस्प्यूट इज ओवर बेलागावी। बेलागावी एक जगह है इन नॉर्थ कर्नाटका। अब है कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पास हुआ था, जिसमें बेलागावी को पार्ट, बेलावली वॉज अ पार्ट ऑफ मैसूर स्टेट, जो मराठी स्पीकिंग लैंग्वेज से डोमिनेटेड था। मतलब बेलागावी में जो लोग रहते थे दे वर मोस्टली फ्रॉम मराठी स्पीकिंग बैकग्राउंड। तो इससे क्या हुआ कि महाराष्ट्र वांटेड दैट एरिया टू बी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, बट लेकिन सरकार ने जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया उसमें बेलागावी बिकेम द पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका भी यही इशू है। उसको रिड्रेस करने के लिए 1966 में एक कमीशन बैठा, इसका नाम था महाजन कमीशन। उसने भी रिजॉल्व करने की कोशिश किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो
क्या क्या अटेम्प्ट्स होना चाहिए, क्या क्या कैसे रिजॉल्व करना चाहिए इशू, सच एज बिहार उत्तर प्रदेश एक्ट 1968 में बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में हुआ था, हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में हुआ था। तो क्या हम लोग बेलगावी को भी डिस्प्यूट जो भी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं? तो कुछ कुछ मेथड्स है अदर देन पॉलिटिक्स, सच एज इंस्टीट्यूशनल मेथड्स क्या क्या है, तो जुडिशियल रिड्रेसल है, इंटरस्टेट काउंसिल। तो अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोवाइड्स दैट subject to the provision of this constitution the Supreme Court shall have exclusive original jurisdiction in this dispute। मतलब ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब कि एक एपेलेट होता है, एक एडवाइजरी होता है, ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल मतलब कि डायरेक्ट जो भी डिस्प्यूट होगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट और कोई अदर कोर्ट में नहीं जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम अपील भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये मैटर है एक तरह से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच में जो भी क्लासेस होगा, डिस्प्यूट होगा ओवर द सेंटर स्टेट लिस्ट या एनी अदर इशू होगा, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है ओरिजिनल जुडिक्शन के तहत। सेकेंड पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑन स्टेट और बिटवीन टू स्टेट, तो ये हो सकता है। दूसरा है कि इंटरस्टेट काउंसिल, दैट इज अंडर आर्टिकल 263 it gives power president to establish interstate council for resolution of dispute between state। In 1988 सरकारिया कमीशन suggested that council should be a permanent body, और ये हो चुका अभी तक में कि इसका काम क्या रहेगा, it will inquire into the dispute arising between states, further it will discuss the subject which is concerning regarding the states union or one or more states having a common interest, और दूसरा it will make recommendation on any subject। तो 2021 में center had reconstituted the interstate council, it has now 10 union minister as permanent invitee, and it can also be used for redressal of this dispute between Maharashtra and Karnataka। तो ओवरऑल ये है कि कर्नाटका महाराष्ट्र की बात कर चुके हैं, बेलागावी रीजन के बारे में बात कर चुके हैं, 1966 का महाजन कमीशन के बारे में बात कर चुके हैं, देन क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है, तो जुडिशरी और इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में बात कर चुके हैं अंडर आर्टिकल 131 एंड 1263। तो इसको नोट करना चाहिए, आंसर में लिखने में काम आएगा। तो क्या यही सिर्फ डिस्प्यूट है कि और भी जगह में है? तो इट इज़ बिटवीन महाराष्ट्र it is between Assam and Meghalaya, Assam, Nagaland, Assam, Mizoram, Assam, Arunachal Pradesh, etc. The next article talks about the airport operating under PPP model. It shows that 9 airport has given profit, मतलब 50% growth हो रहा है एयरपोर्ट में, 37% profit are likely to drop due to tax and other areas। बाकी और कुछ important नहीं है। That's all for today. Thank you.